अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 की, जो कि इस तरह से अहमियत का हामिल है कि एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आपको इस चैप्टर में से आधा क्वेश्चन आएगा। बहुत ही आसान कुछ चैप्टर है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना है एस्थमा। इसको आपने रीड करना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देन सीओपीडी की डेफिनेशन, और आपने ड्रग्स यूज्ड इन एस्थमा, क्योंकि ये चैप्टर एस्थमा के रिलेटेड है। जैसे आपने चैप्टर का नाम आपको टाइटल में मिल नज़र आ चुका होगा, पढ़ चुके होंगे आप, ड्रग्स यूज्ड इन एस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। आपने इनको लेके चलना है, इनको आपने सिर्फ रीड देनी है। जब आप चैप्टर को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इस टेबल की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। देन हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर आपको मिल रही होंगी हाई जी टर्म्स टू लर्न। आपने नहीं जस्ट एक दफ़ा रीड करना है। ये वही पुरानी बातें हैं, शायद आपने पहले पढ़ी होनी है और यकीनन पढ़ी होनी है। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक आ रहा है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा एंड सीओपीडी। आप इसे रीड करें और साथ दी गई डायग्राम फिगर 20.1 को बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि ये एक से दो दफ़ा हमारे पास इम्तहान में पूछी जा चुकी है कि इसी तरह ड्रा करने के लिए। आप इसको रीड करें। हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है यहाँ पर, इसको आप अंडरलाइन कर लें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ एस्थमा थेरेपी। स्ट्रेटजीज ऑफ एस्थमा थेरेपी है कि आपने एस्थमा के पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। तो उसके लिए मैं आपको इसको भी यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, इस टॉपिक को, इसको यानी कि जो रिमेनिंग बातें आपको मैं चैप्टर के एंड पर बताऊंगा। लिखने के लिए कहूँगा तो आप उसको लिखिएगा, आपको यकीनन स्ट्रेटजीज ऑफ द एस्थमा की समझ आ जाएगी। आगे मूव करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक और यानी कि ड्रग्स का, बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिन्हें हम आम लफ्ज़ों में बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, बीटा 2 ब्लॉकर्स कहते हैं। आपने इनके प्रोटोटाइप को पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक्स को सिर्फ रीड देनी है, और आपने ये आपको अब इसके अंदर कुछ लफ्ज़ मिल रहे होंगे, एल्ब्यूटारोल, टेरब्यूटालीन, मेटाप्रोटेरिनोल। दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस एंड ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स आर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर एक्यूट एस्थमा, शॉर्ट एक्टिंग। अब शॉर्ट एक्टिंग क्या है? शॉर्ट एक्टिंग जो तीन ड्रग्स आपको मैंने अभी नाम बताए थे, एल्ब्यूटारोल, टेरब्यूटालीन एंड मेटाप्रोटेरानोल, दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एस्थमा। देन हमारे पास आते हैं साल्मेटारोल, फार्मेटिरोल, इंडाकेटिरोल एंड विलेंटिरोल। दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। दे आर करंटली अप्रूव्ड ओनली फॉर द सीओपीडी। आपने इनको पढ़ना है। ये न्यूबुलाइजर के साथ हम देते हैं। इनकी हाफ लाइफ 12 से 24 घंटे है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट की, और 4 घंटे या इससे कम हमारे पास है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट की। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का नाम अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, नाम इनके, तो इनको याद करने का फार्मूला है ATM। ए फॉर एल्ब्यूटारोल, टी फॉर टेरब्यूटालीन, एम फॉर मेटाप्रोटेनोल, ATM हमारे पास निमोनिक्स बन गया। देन हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा कि बीटा एगोनिस्ट जो है हमारे पास AC। अब AC हमारे पास क्या है? हमारे पास एडिनल साइक्लेज एंजाइम है। अब एडिनल साइक्लेज एंजाइम नॉर्मली क्या करता है? हमारे पास ATP को CMP में कन्वर्ट करता है। ये CMP जाके हमारे पास रिलैक्सेशन करवाती है ब्रोंकियोल की। अब बीटा एगोनिस्ट क्या करेंगे? इस एडिनल साइक्लेज को प्रमोट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे कि आप जाके अपना काम मज़ीद करें। क्या मज़ीद करें? कि ATP को CMP में कन्वर्ट करें, ताकि वो जाके हमारे पास ब्रोंको रिलैक्सेशन करवा सके, और हमारे पास जो पेशेंट एस्थमा का है उसका ब्रोंक वो रिलीव हो सके। यही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यही आपने करना है, और वेरी मच इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। देन हम मूव करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है क्लिनिकल यूजेज एंड टॉक्सिसिटी। जैसे आपको मैंने पहले बताया, दिस आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर द एक्यूट एस्थमा। आपको पहली लाइन के अंदर यही मिल रहा है। शॉर्टर एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स, एल्ब्यूटारोल, टेरब्यूटालिन, मेटाप्रोटेरेनोल आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट एपिसोड ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म। ठीक हो गया जी। देन आपने पढ़ना है, इस बात को करना है कि द लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट एजेंट ऑलमोस्ट, यानी कि साल्मेटिरोल, फार्मेटिरोल शुड यूज ओनली फॉर प्रोफाइलैक्सिस। देन जो करने वाली चीज़ें हैं आपको सिर्फ वही बताई जाएंगी, मज़ीद आपने अपने रीड ज़रूर करना है। ये वो चीज़ें हैं जो अंडरलाइन की गई हैं और आपको बताई जा रही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको कभी किसी हरगिज़ नहीं छोड़ना आपने। कहता है द शॉर्टर एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आर द मोस्ट इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर अवेलेबल एंड द लाइफ सेविंग फॉर एक्यूट अस्थमा। देन हमारे पास ये टॉपिक यहाँ तक था क्लिनिकल यूजेज इसके। अब आते हैं टॉक्सिसिटी। स्केलेटल मसल ट्रेमर आर द कॉमन एडवर्स ऑफ द बीटा 2 इफेक्ट्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास MCQ भी आ सकता है और टॉक्सिसिटी पूछी जाती हैं।
देन आता है क्लिनिकल हाइड्रोसिस एजेंट्स हैव बीटा एगोनिस्ट इफेक्ट टैकीकार्डिया में कॉज एरिथमिया कॉज ट्रेमर आर द फ्रीक्वेंट। दीस आर ये सब कुछ हमारा था बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि बीटा 2 एगोनिस्ट। अब हम चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है मिथाइल जेंथीन। मिथाइल जेंथीन हमारे पास नॉर्मली हम जो सुबह दोपहर शाम हमारे पास काफ़ी मिकदार में लोग शौक से चाय पीते हैं, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन बेसिकली द मिथाइल जेंथीन एंड देन इन कॉफ़ी इज कैफीन एंड देन इन कोका इज थियोब्रोमीन। आपने इनके नाम याद करने हैं सिर्फ। तो ये कहता है थियोफाइलिन इज द ओनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप दैट इज इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। कहने का मकसद क्या हुआ कि थियोफाइलिन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास एस्थमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। थियोफाइलिन इज एलिमिनेटेड बाय द P450 ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन द लिवर। देन वी मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप 10 दफ़ा इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो मैं कहूँगा कि काम है। अब आप वापस इस डायग्राम की तरफ आएँ, यहाँ पर आपको मिलेगा लिखा हुआ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या कर रहा है, पीडीई। पीडीई क्या होगा, फास्फोडाइएस्टेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर रहा है। अब जब ये इनहिबिट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नॉर्मली हम देखते हैं कि फास्फोडाइएस्टेज एंजाइम जो कि सीएमपी बन रही थी हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर रहा था एएमपी में, डिग्रेड कर रहा था। बस सीएमपी ने अपना काम किया, उसको ख़त्म कर देता था, यार अब आप और काम ना करो। अब उसने क्या किया, थियोफाइलिन ने फास्फोडाइएस्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया ताकि सी एम पी ए एम पी में कन्वर्ट ही ना हो। जब सी एम पी ए एम पी में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारे पास सी एम पी अपना ब्रोंको रिलैक्सेशन का काम करवाता रहेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हुआ कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो हुई थी वो ब्रोंको रिलैक्सेशन की तरफ जा रही है, और हमारे पास पेशेंट क्या है वो एस्थमा के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, रिलीफ दे रहा है। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने करना मिथाइल जेंथीन आल्सो ब्लॉक एडेनोसिन रिसेप्टर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक और बात है कि जो मिथाइल जेंथीन है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़े हुए एडिनोसिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है। देन we come to the in asthma, bronchodilation is the most important therapeutic action of थियोफाइलिन। ठीक हो गया। अब कहता है कि ब्रोंकोडाइलेशन ही सबसे हमारे पास जो थियोफाइलिन का एक्शन है वही है, और वो एस्थमा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। अब कहता है कि इसके साथ अगर हम डायफ्राम की कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर दें तो वो भी हमारे पास कुछ पेशेंट के अंदर एंड इफेक्टिव पार्टिकुलरली यूजफुल इन सीओपीडी। तो सीओपीडी के पेशेंट के अंदर हमारे पास एक कारआमद चीज़ साबित हो सकती है। देन वेरी मच इंपॉर्टेंट यूक्यू यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ मिथाइल जेंथीन। ये तो वो यूजेस हमने वो पढ़े, इसके वो सब कुछ पढ़ा जो वो एस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट के अंदर कर रहा है। अब हम चल रहे हैं वो अदर इफेक्ट्स ऑफ थेराप्यूटिक डोजेज। अगर हम इसके अलावा कोई हमें कुछ सब यानी कि चाहिए होंगे उसके फ़ायदे या उसके काम क्या है, तो वो क्या करता है, सी एन एस स्टिमुलेशन। थियोफाइलिन मीन्स के मिथाइल जेंथिन का सी एन एस स्टिमुलेशन, कार्डिक स्टिमुलेशन, वेजोडाइलेशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डायूरेसिस एंड इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक हो गया जी, आपने इसको नहीं बोलना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हमारे पास टॉपिक का, सॉरी सी टॉपिक का पॉइंट, क्लिनिकल यूजेज एंड टॉक्सिसिटी। क्लिनिकल यूजेज इज के मेजर यूज ऑफ मिथाइल जेंथीन इन एस्थमा एंड सीओपीडी, जैसे हम पहले ऊपर देख चुके हैं। देन कहता है कि अमाइनोफाइलिन इज अ साल्ट ऑफ थियोफाइलिन फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स इसका कहने का मकसद ये है कि अमाइनोफाइलिन के नाम से हमारे पास जो साल्ट है ड्रग है थियोफाइलिन की वो अवेलेबल है, जो हम इसको आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। देन टू अदर ड्रग्स आर आल्सो अवेलेबल, आप जैसे इनके नाम कर लें, अमाइनोफाइलिन इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। देन कम्स द टॉक्सिसिटी, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, आपने इसको नहीं भूलना। द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मिथाइल जेंथीन इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, ट्रेमर, इंसोम्निया, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, कार्डियक इरिथमियाज एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स आर आल्सो अवेलेबल एंड बीटा ब्लॉकर्स आर यूजफुल इन रिसीविंग सेवियर कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी फ्रॉम थियोफाइलिन। ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मिथाइल जेंथीन के हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहरहाल अक्सर पूछे जाते हैं, आपने इनको नहीं छोड़ना। देन वी मूव टू द नेक्स्ट, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। मस्करीनिक एंटागोनिस्ट आर आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एस्थमा, बट दीज आर द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एस्थमा। हमने पीछे पढ़ा था बीटा एगोनिस्ट का, दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग
Your first choice drug of choice in acute asthma, and muscarinic antagonists are the second drug of choice in acute asthma, and they play a best role in COPD and are acute bronchospasm COPD and drug of choice in acute bronchospasm COPD. यहाँ पर तीन बातें कही गई हैं. Number one, second line drug of choice in acute asthma. They have best role in COPD. Number two, and number three is drug of choice in acute bronchospasm COPD. आपने इन चीज़ों को नहीं बोलना. प्रोटोटाइप एंड फार्माकोकाइनेटिक्स को रीड करें. इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम, एक्लिडीनियम, आपने इन सबके नाम याद करने हैं. इनके नाम आपने पहले ANS के अंदर भी पढ़ चुके होने हैं. ये वही चीज़ें हैं. अगर नहीं पढ़े तो आपने इंशाल्लाह उसको ANS के अंदर वहाँ पर आप देख लेंगे, याद करेंगे, वहाँ पर काफ़ी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है. देन आर द लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग अप्रूव्ड फॉर द यूज इन COPD. कहने का मकसद ये है कि ये COPD के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं. अब इनका आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. These drugs are completely block muscarinic M3 receptor in the airways and effectively prevent bronchoconstriction mediated by the vagal discharge. एक लाइन में है, कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे जस्ट रीड कर लें. इधर आ जाइए, इंपॉर्टेंट लाइन है. मस्करिनिक एंटागोनिस्ट रिवर्स bronchoconstriction in some asthma patients, especially children, and in many patients with COPD. तो आपने इस चीज़ को नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देन मूव टू क्लिनिकल यूजेज एंड टॉक्सिसिटी. आप इन्हें जस्ट रीड कर लें, इसमें से ऐसे पूछने वाली कुछ नहीं है. जो चीज़ पूछने वाली है वो आपको ऊपर बता दी है. तीन बातें ये आपने लिख लेनी है. नंबर वन, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ. दीज आर द सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एस्थमा. दे हैव बेस्ट रोल इन COPD and they are drug of choice. They are drug of choice means first drug of choice in acute bronchospasm COPD. Then we move up to our next topic, that is corticosteroids. It's very much important. These are very much important पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे डेली रूटीन के अंदर आपने अक्सर पेशेंट्स को देखा भी होगा अपने इर्द गिर्द में, तो वो ये corticosteroids खा रहे होते हैं. अब आप इसके ऊपर चंद एक बातें लिख लें कि these are not drug of choice in acute asthma and COPD. कि ये वो दवाइयाँ हैं, corticosteroids वो चीज़ें हैं जो आप एक्यूट एस्थमा और COPD के पेशेंट को बिल्कुल नहीं देंगे. मगर these are the drug of choice in the chronic asthma. ये क्रोनिक एस्थमा के पेशेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है. पहले अब हम बात कर रहे थे सारी एक्यूट एस्थमा की, अब हम बात करने जा रहे हैं क्रोनिक एस्थमा की. तो ये एक्यूट एस्थमा के अंदर बिल्कुल नहीं देनी. जो क्रोनिक एस्थमा का पेशेंट होगा उनको आपने देनी है. देन वी मूव प्रोटोटाइप्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. इनके अंदर आपको नाम नजर मिल रहे होंगे. बैक्लोमेथासोन, ब्यूडिसोनाइड, डेक्सामेथासोन, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूटिकासोन. वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपने इन्हें नहीं भूलना. दीज आर द इनहेलर्स. क्वेश्चन अक्सर यूक्यू आ जाता होता है कि राइट डाउन द corticosteroids विच आर यूज एज अ लोकल एरोसोल, यानी कि इनहेलर्स के तौर पर एडमिनिस्टर किए जाते हैं. तो आपने कम से कम ये 5 से 6 नाम ज़रूर याद करने हैं. बैक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, फ्लूनिसोलाइड, ब्यूडिसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन. देन वी मूव, आपको मिल रहा होगा इनहेल्ड corticosteroids हैव बिकम कॉमन फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर इंडिविजुअल विद मॉडरेट टू सीवियर एस्थमा. इंपॉर्टेंट इंट्रावेनस corticosteroids. यहाँ तक बात हो रही थी हमारे पास न्यूबुलाइजर के थ्रू देनी है, हमने इनहेलर्स के थ्रू देनी है. जो हमने ऊपर नाम पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें नहीं भूलना, आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए. अब हम बात कर रहे हैं IV corticosteroids की, जिसके अंदर हमारे पास नाम आता है प्रेडनिसोलोन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन. दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टेटस अस्थमेटिकस पेशेंट. स्टेटस अस्थमेटिकस पेशेंट्स वो होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे एक शख्स को आप कहते हैं जिसको अस्थमा का मरीज़ है, आप उसे कहते हैं कि कोई से 3 लफ्ज़ बोले, या आप उसे कहते हैं कि ये 3 लफ्ज़ बोलो, मुझे पानी चाहिए. जब वो ये लफ्ज़ अदा कर रहा होगा मुझे पानी चाहिए, तो उसको इतना सिवियर किस्म का सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, उससे बोले नहीं जाएंगे 3 लफ्ज़. तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्टेटस अस्थमेटिकस. देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट पेज विच इज़ mechanism of action and effect. Corticosteroids are the reduce the synthesis of the arachidonic acid. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं आपको मज़ीद एक दफ़ा इधर बता देता हूँ कि आपने अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि arachidonic acid से चीज़ें हमारे पास बनती हैं. जी, तो आपने बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि फास्फोलिपिड्स हमारे पास होते हैं, जिसके ऊपर फास्फोलाइपेज PHAS फास्फोलाइपेज एंजाइम A2 काम करता है, जो कि एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करवा देता है.
अब एराकिडोनिक एसिड के पास दो पाथवे हैं, या तो वो 5 लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम के साथ जाके अटैच हो रहे हैं, 5 लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम या साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। जब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम बनेंगे हमारे पास बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 सॉरी। उसके बाद हमारे पास बनेंगे जी प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन F2। इसी तरह जब हम इधर करेंगे 5 लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम की तरफ जाएगा हमारे पास, तो इधर हमारे पास बनेंगे जी लिकोट्राइंस A4, लिकोट्राइंस B4, लिकोट्राइंस C4, लिकोट्राइंस T4 एंड लिकोट्राइंस E4। ये मैं बिल्कुल रफ सा आपको आइडिया दे दिया कि आपने पहले बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होना है। अब जब हम बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा दीज इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। या तो ये रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ एराकिडोन, या तो फॉस्फोलिपेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे कि वो एराकिडोनिक एसिड ना बनाए। अगर एराकिडोनिक एसिड बन जाता है तो ये हमारे पास CO साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 की एक्सप्रेशन को रोक देंगे। जब साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 नहीं बनेगा तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो हमारे पास जो थ्रोम्बोक्सिन A2 नॉर्मली वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, अब वो वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब जब नॉर्मली वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही थी तो उसका काम रुक गया, तो अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, हमारा पेशेंट रिलीव करना चला जाएगा, लीव में चला जाएगा, आराम की तरफ चला जाएगा और उसे बेहतरी होगी। देन आपने इस चीज़ को रीड कर लेना, इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें लिखने पढ़ने वाली थी, करने वाली हैं, बाकी आपको कर लेगा। देन वो मूव टू क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटी। क्लिनिकल यूजेस आपको मैंने पहले बता दी हैं, आपको ऊपर लिखवा दिए थे स्टार्ट में कि आपने ये 3 बातें नहीं बोलनी कि ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ है कहाँ नहीं है, स्टेटस थीमेटिक्स के अंदर देते हैं और क्या नहीं देते। देन देयर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट MCQ टॉक्सिसिटी में। Toxicities of the corticosteroids very much important. First of all, adrenal suppression, and then there come an MCQ in the पेपर के एक पेशेंट जो कि corticosteroids ले रहा है उसको कैंडिडियासिस हो जाता है। मतलब उसका यानी कि वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि उसको फंगल इन्फेक्शन होगा तो कौन सा होगा, अगर फंगल इन्फेक्शन ये हो गया तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे। अब उसकी जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ कैंडिडियासिस कैन बी कंट्रोल्ड विद अ टॉपिकल माउथवाश कंटेनिंग क्लोट्रिमाजोल और ए स्मॉलर एंटीफंगल एजेंट। यानी कि उस पेशेंट को हम क्लोट्रिमाजोल के माउथ वाश देंगे कि आप जाके जब माउथ वाश यूज़ करें क्लोट्रिमाजोल कंटेनिंग, जिससे जो कैंडिडियासिस है हमारे पास फंगल इन्फेक्शन, इसको आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपको ये नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये आपने नहीं बोलना कि कैंडिडियासिस करवाता है और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्लोट्रिमाजोल कंटेनिंग माउथ वाश यूज़ करवाने के लिए पेशेंट को कहते हैं। देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट। आप इनके ऊपर फिर वही 2-3 बातें लिख लें, इसके साथ ऐड कर लें, आपको बहुत फ़ायदा देंगी। नंबर 1, दीज आर नॉट ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एस्थमा। अगेन वही बात की, अब हम क्रोनिक की बात कर रहे हैं, क्रोनिक एस्थमा की ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो आपने ये एक्यूट एस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। दीज आर यूज ओनली एज प्रोफाइलैक्सिस, ये सिर्फ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। हाँ, एंड देयर इज़ इम्पोर्टेंट कि ये प्रोफाइलैक्सिस क्या है। प्रोफाइलैक्सिस वो होते हैं जब हमारे पास डाउट हो कि यार ये बीमारी हो ना जाए, डाउट हो कि इस हल्की फुल्के सिम्टम अभी आ रहे हैं तो ये जो डिज़ीज़ है ये सीवियर ना हो जाए या प्रॉपर डिज़ीज़ ना बन जाए, तो उससे बचाव के लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। अब ये हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। देन हमने इसको आपने करना है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वेरी मच इम्पोर्टेंट हम आपको करवा के देखिए। आपको भी ये फिगर 20.3 के ऊपर आपको मिला होगा लिकोट्राइंस। अब लिकोट्राइंस आर ऑफ 2 टाइप्स, दीज आर लिकोट्राइंस रिसेप्टर ब्लॉकर्स। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। अगर तो ये रिसेप्टर्स ब्लॉकर है, दीज आर द एंटागोनिस्ट। हमारे पास 2 नाम है, मोन्टिलोकास्ट एंड ज़ोफिरलुकास्ट। आपने इन नामों को लाजमी याद करना है, ये हमारे पास ड्रग्स के नाम है। एंटागोनिस्ट एज द लिकोट्राइंस D4 रिसेप्टर्स, ये D4 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं। जब लिकोट्राइंस D4 नहीं बनेंगे तो हम इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग
तो रिसेप्टर पे जब एक्ट करेंगी तो हमारे पास जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्रोंको स्पैज्म हो रहा था, जो लिकोट्राइन ब्रोंको स्पैज्म करवाती है, वो नहीं होगा। अब जब ब्रोंको स्पैज्म नहीं होगा तो हमारा ब्रोंको रिलैक्सेशन हो जाएगी, ब्रोंको रिलैक्स करना शुरू करेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपने करना है कि तीन बातें इनके बारे में आपने और लिख लेनी है, तीन डिजीज़ के मुतालिक। लिकोट्राइन्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग, मीन्स के प्रोफाइलैक्सिस में इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, एंटीजन इंड्यूस एस्थमा एंड एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक पेशेंट है जो कि एस्पिरिन ले रहा है, यानी कि एस्पिरिन उसके ड्रग्स में उसके ट्रीटमेंट के अंदर शामिल है। अब वो एस्थमा की तरफ जा रहा है, उसे एस्थमा की शिकायत हो रही है, तो आप उसको ट्रीटमेंट में क्या ड्रग ऐड करेंगे? तो उसके लिए आप ऐड करेंगे हमारे पास लिकोट्राइज एंटागोनिस्ट ऐड करेंगे, ताकि उसे एस्पिरिन इंड्यूस ब्रोंकोस्पैज्म जो एस्थमा हो रहा है वो ना हो। देन नेक्स्ट ग्रुप ही हमारे पास लाइपोक्सिजीनेज इनहिबिटर्स है, ज़ाइल्यूटेन इनका नाम है। ये डायरेक्ट इनहिबिट कर देते हैं 5 लाइपोक्सिजीनेज एंजाइम को। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर बताया था कि 5 लाइपोक्सिजीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। जब हमारे पास 5 लाइपोक्सिजीनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास ये ग्लिकोट्राइन्स नहीं बनेंगे। जब ग्लिकोट्राइन्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म नहीं होगा। देन वी मूव क्रोमोलिन। जी, तो हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोलिन एंड निडोक्रोमिल। इसमें से आपने करना है क्रोमोलिन के नाम से हमारे पास ड्रग आती है जी, जिस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि न्यू ड्रग फॉर एस्थमा, दैट इज डाइसोडियम क्लोमोग्लाइसेट। एंड दूसरा आपने इसको याद करना है निडोक्रोमिल के नाम से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये करना है कि मास्ट सेल से रिलीज से ये रिलीज को रोक देती हैं, जिससे मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करती हैं। एंड क्रोमोलिन इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग द फूड एलर्जी। Then clinical uses is asthma especially in children, and there nasal drop आई जिनके हैं हमारे पास आई ड्रॉप्स हैं, वो फार्मूलेशन में अवेलेबल है। वो क्या करती हैं, हाई फीवर के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ओरल फार्मूलेशन हमारे पास यूज होती है फूड एलर्जी के लिए। देन वी मूव टू एंटी आईजी एंटीबॉडीज। जैसा आपने नाम याद करना है, ओमेलिजुमाब आपने पढ़ लेना है ये क्या करती हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। देन वी मूव टू द स्ट्रेटजीज ऑफ द सीओपीडी ट्रीटमेंट। जैसा कि आपको मैंने शुरू में चीज़ स्किप करवाई थी कि स्ट्रेटजी ऑफ एस्थमा थेरापी एंड देन नाउ स्ट्रेटजीज ऑफ द सीओपीडी ट्रीटमेंट। ये इनकी एक मैं अलग वीडियो बना देता हूँ, जिसमें आपने किस तरह से लेके चलना है एक सीओपीडी के पेशेंट को, और किस तरह से आपने ट्रीटमेंट करना है एक एस्थमा के पेशेंट को। और हमारे पास इस पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस सीक्वेंस वाइज क्या होंगी, तो इंशाल्लाह उसकी एक अलग वीडियो होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।